मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है इसको समझाने की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इंडियन ओशन डाइपोल पर अल नीनो ला नीना के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूं कि लगातार कुछ न कुछ इस तरह के जो एपिसोड हैं जो मानसून में इम्पैक्ट डालते हैं उसके बारे में बीच बीच में जानकारी देता रहूं, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम सब आपस में एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। कमेंट में आप डाल सकते हैं कि क्या इसमें कमी रही और मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जितनी मेरी जानकारी है सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक ईस्टवर्ड प्रोपेगेटिंग वेव होती है, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली एक वेव होती है, यानी कि बादलों का समूह होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास चलता है और ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है 30 से 60 दिन के बीच में। और इसकी जो रफ्तार होती है वो अमूमन 15 से या 14 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और क्योंकि ये जो इक्वेटर के आसपास जो समुद्र हैं वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये जो है वार्म ओशन है, तो इसी में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो पहले ये अफ्रीका के तट पर दिखाई देती है, यानी कि ये हिंद महासागर में इस जगह दिखाई देती है और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ती है और इक्वेटर के साथ साथ ये जो वेव है वो बढ़ती है और बादलों का समूह बढ़ता है। आपको मालूम है कि इक्वेटर जो है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं और वहां पर जो समुद्र की सतह होती है वो वार्म होती है और बादल उठते हैं। तो क्या होता है कि अगर इसको समझाने की कोशिश करें तो अगर ये देखिए, ये समझिए आप एक भूमध्य रेखा यहां से जा रही है, ये अगर यहां से जा रही है तो आपको पता है कि यहां पर इस तरह से हवाएं चलती हैं और कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि वो हवाएं इस तरह से टिल्ट होती है। तो ये जो हवाएं हैं जब आती हैं तो यहां पर ये मर्ज होती है, यानी कि आपस में मिलती हैं। और जब चारों तरफ से इधर से हवाएं आ रही होती हैं तो क्या होता है कि ये कन्वेक्शन, यानी कि यहाँ पर गर्मी बढ़ती है और जो बादल बनते हैं, क्योंकि ये जो कन्वर्ज होती है हवा, और जब ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन यहाँ पर पहुंचता है, यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन नाम इसलिए रखा है कि एक मेडन और जूलियन दो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने 1971 में इसको खोजा था और उसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम मेडन जूलियन ऑसिलेशन रखा है। ऑसिलेशन का मतलब है कि बार बार, यानी कि आगे पीछे होना इस चीज का। तो यहाँ पर जब ये भूमध्य रेखा के आसपास जब ये मर्ज होती हैं तो गर्मी के कारण हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और जब ऊपर की तरफ उठती है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इस जगह पर लो प्रेशर एरिया बनता है और जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। जैसे कि मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया है कि जब हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो क्या होता है कि ये 200 मिलीबार के आसपास जब ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं तो यहाँ पर बादल बना देती है। ये पूरे बादल बन जाते हैं क्योंकि वो ठंडी हो जाती है। ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं वो ठंडी होकर के उसके जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर के वो ठंडा स्टॉर्म और बारिश देना शुरू कर देता है। तो इसका असर मानसून पर यह अच्छा होता है कि जब ये मानसून का फेज चल रहा होता है या जून से लेकर के सितंबर तक, कई बार क्या होता है कि ये एक बार, कभी कभी दो बार मेडन जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर होकर गुजरता है और उससे मानसून को ये एनहेंस कर देता है, यानी कि मानसून की बारिश को बढ़ा देता है। और जो वो फेज होता है 10-15 दिन का, उस दौरान बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये मानसून में बहुत ज्यादा सहायक होता है जब ये हिंद महासागर से होकर के गुजर रहा होता है। तो ये अगर इस बार भी मानसून में ये 2 बार या 3 बार अगर आ जाता है तो मानसून में काफी ज्यादा मदद इसकी मिल सकती है। तो जब ये बादल ऊपर की तरफ, ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, बादल बनते हैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, इस तरह से बारिश गिरना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है कि ये फिर जो इसका मूवमेंट तो हमेशा ईस्टवर्ड होता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो ये जो हवा है ये फिर इस तरह से आगे की तरफ एक डायरेक्शन में पूर्व की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं इस तरह से, और जब आगे बढ़ती हैं तो ये ठंडी होने लग जाती है, यानी ठंडी होकर के यहाँ पर शुष्क होकर के हो जाती हैं और यहाँ पर फिर ये सबसाइड करती हैं, यानी आगे जाकर के इंडोनेशिया के आसपास या पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास ये फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और ये इस तरह की एक साइकिल बना लेती है और इसी तरह से इस तरफ भी आगे जाती है और फिर ये नीचे आती है और ये यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। जहाँ हवा का प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ हाई प्रेशर बन जाते हैं और जहाँ प्रेशर कम होता है, यानी हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, उसको लो प्रेशर एरिया कहते हैं। जैसे ये लो प्रेशर एरिया है। तो ये इस तरह का साइकिल बनता है।
हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं, बादल बनाती है, बारिश होती है, फिर आगे की तरफ बढ़ती हैं और जहां पर सबसाइड होती है ये एरिया ड्राई होता है, यहां पर बादल नहीं बनते और इस जगह पर भी बादल नहीं बनते। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगा के जब दोबारा पहुंचती है तो उसको यानी कि फिर से बारिश की गतिविधियां भारत और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलती है। इसी को हम अगर देखें दूसरी तरीके से तो आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, ये ईस्टवर्ड मूवमेंट है इसका और ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है और यहां पर ये मर्ज हो रही हैं हवाएं और ऊपर की तरफ उठ रही हैं और यहां बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। ये यानी कि 5000 फीट पर जहां बादल होते हैं वहां, और ये 200 हेक्टापास्कल यानी 200 मिलीबार तक ऊपर उठ जाती है अपर एटमॉस्फेयर में। वहां पर ये क्यूमुलोनिम्बस थंडर क्लाउड बनाती है, तेज बारिश देती है और इससे अगर ये मानसून के समय आता है तो बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये आगे की तरफ जाकर के फिर से डाउनवर्ड मोशन होता है इसका। यहाँ पर सनी और ड्राई वेदर होता है, इसी तरह से या आगे जाकर या सबसाइड होगी, सनी और ड्राई मौसम होगा। जहां पर ये होगा, ये इस समय ये वेव होगी, उस जगह बारिश होगी और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, इस जगह पर सूखा हो जाता है और वो आगे बढ़ जाती है और ये जब पूरा चक्कर लगा के दोबारा हिंद महासागर में पहुंचती है तो फिर बारिश को एनहेंस करती है। तो ये इसका एक साइकिल होता है जो 30 से 60 दिनों के अंदर आता है और मानसून के समय ये काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। तो अब चलते हैं जो नॉर्मल हमारा वेदर का वीडियो है, हालांकि इसको मैं थोड़ा छोटा रखूंगा क्योंकि हमने इसमें काफी ज्यादा टाइम ले लिया। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंच चुका है लेकिन ये कमजोर है। ये 17-18 तारीख तक हल्की बारिश देगा, 17 तारीख तक देगा हल्की बारिश और स्नोफॉल देगा, ऊंचे पहाड़ों पर ही देगा और इसका ज्यादा असर निचले इलाकों में पहाड़ों पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं क्योंकि इसका असर जो दिखाई दे रहा है। पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 17-18 तारीख को पहुंचेगा, वो 20-21 फरवरी तक पहाड़ों पर बारिश देगा और स्नोफॉल देगा। उस समय बारिश और स्नोफॉल थोड़ा ज्यादा होगा। और अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने देखा कि जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा बदलने लगी हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, बादल आ गए हैं जिससे कि तापमान बढ़ने लगे हैं और जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बढ़े हैं, पूरे पहाड़ों पर जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गए हैं और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाके और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार और झारखंड, इन सारे इलाकों में दिन और रात के तापमानों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में भी डबल डिजिट में तापमान आ गया है। उसी तरह से अब ज्यादातर इलाकों में डबल डिजिट में मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाएगा। लेकिन जो मौसम है वो पूरी तरह से शुष्क रहेगा इस सारे इलाके का। पूर्वी भारत में भी तापमान बढ़ रहे हैं लेकिन मौसम साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंचे पहाड़ है वह हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां या बहुत ही हल्का स्नोफॉल हो सकता है। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्की बारिश या स्नोफॉल हो सकता है, वैसा ही भूटान में हो सकता है। बाकी इलाके जो नॉर्थ ईस्ट के हैं यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। असम के भी ज्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। और पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ रहेगा और जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं वहाँ 33-34 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और उसी तरह से 33 से 35 डिग्री के बीच में दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तापमान इसी तरह से दिखाई दे रहा है। और कोस्टल कर्नाटका और गोवा में 37 और 38 डिग्री के तापमान है। हालांकि मुंबई में भी 37 डिग्री तक पहुंचा था, थोड़ी सी उसमें कमी आई है। अगले 2 दिनों तक तापमान ज्यादा रहेंगे, उसके बाद थोड़े से तापमान इस इलाके में गिर सकते हैं। दक्षिण भारत में किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो तमिलनाडु और केरल, ये पूरे तरह से शुष्क रहेंगे। लक्षद्वीप में भी बारिश नहीं होगी। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल होने की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आएंगे। 21 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद मौसम साफ हो सकता है। 24-25 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। पूरा जो फरवरी का महीना है वो पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहेंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी बारिश वो नहीं दे पाएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।